ओके बडीज, ये है लास्ट एपिसोड जुत्सु काइसेन सीजन 1 का। एपिसोड की स्टार्टिंग में यूजी नोबारा को बता देता है कि वो इन दोनों के ब्लड को टच ना करे। तभी यहाँ पे अचानक से ये कर्स स्पिरिट नोबारा के चेहरे के ऊपर अटैक कर देता है। थोड़ी देर बाद ये कर्स स्पिरिट इनके ऊपर अपने ब्लड से कुछ चीजें बना के अटैक करने लगता है और इस चीज से बचकर यूजी और नोबारा भागना शुरू कर देते हैं। यूजी देखता है कि नोबारा ज्यादा तेज नहीं भाग सकती और थोड़ी देर बाद वो भागते भागते गिर भी जाती है। इसलिए अब यूजी उसको उठाता है और उसको लेकर भागना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद यूजी इतनी ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है कि ये कुछ पल में ही वहां से निकल जाते हैं। यूजी की स्पीड देखकर ये कर्स स्पिरिट भी हैरान हो जाता है बहुत। यूजी नोवारा को लेकर वहां से निकल जाता है और एक सड़क पर आ जाता है। इनको लगता है कि अब ये दोनों उनकी रेंज से बाहर आ चुके हैं, बट अचानक से ही ये कर्स स्पिरिट यूजी के पीछे आ जाता है। यूजी नोवारा को धक्का मार के पीछे हटा देता है और जिसके बाद यहाँ पर यूजी ही उसके अटैक को खा लेता है। अब नोबारा यूजी की मदद करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन उसके ऊपर भी हमला हो जाता है और नोबारा भी घायल हो जाती है। ये कर्स स्पिरिट बताता है कि उसके छोटे भाई के पास उसकी जैसी ब्लड क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये कर्स स्पिरिट ये भी कहता है कि इसका ब्लड भी इन दोनों को नहीं मार सकता जब तक ये उनकी पूरी बॉडी पर अपना ब्लड ना छिड़क दे। लेकिन इस चीज से उनको दर्द बहुत ज्यादा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद अब ये अपनी कर्स टेक्निक डीके का यूज करता है और इस चीज से यहाँ पे नोबारा और यूजी के शरीर पे कुछ अजीब से पैटर्न जाते हैं। ये कर्स स्पिरिट अब इनको बताता है कि जो उसका ब्लड है और उसके भाई का ब्लड है, शरीर पर लगी चोट के जरिए बॉडी उसको अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद इन दोनों भाइयों में से कोई भी अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट कर सकता है। थोड़ी देर बाद ये उन दोनों से कहता है कि वो यूजी को 15 मिनट देगा और नोबारा को बस 10 मिनट, और सुबह तक इन दोनों की बॉडी में बस इनकी हड्डियां बचेंगी और कुछ नहीं। यूजी सोचता है कि अगर ये एक टेक्निक है तो इनको फटाफट से इस टेक्निक को रिलीज करवाना होगा। अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि मेजी एरा के समय पर एक लड़की हुआ करती थी जिसके पास एक कमाल की एबिलिटी हुआ करती थी, और वो ये थी कि वो किसी भी कर्स स्पिरिट के बच्चे को जन्म दे सकती थी। लेकिन इस चीज के चलते उसके परिवार वाले और आस पड़ोस के लोग उसको पसंद नहीं किया करते थे। यही कारण था कि वो लड़की वहां से भाग जाती है और वो भागते हुए पहुंचती है एक टेम्पल में जो कि एक जुजुत्सु सॉर्सरर चलाता था। उसका नाम था नोरिटोशी कामो और वो सबसे ज्यादा घटिया सॉर्सरर था। नोरिटोशी कामो ने उस लड़की को 9 बार प्रेग्नेंट किया और उतनी ही बार उसके बच्चों को मार भी दिया। उस लड़की के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सारी बातों के रिकॉर्ड्स हटा दिए गए हैं। अब बताया जाता है कि कर्स्ड वूम डेथ पेंटिंग समय बीतने के साथ एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट बन गई और शायद ऐसा उस औरत की वजह से ही है। अगला सीन प्रेजेंट का होता है जहाँ पर ये कर्स स्पिरिट बता रहा होता है कि वो पिछले 150 सालों से बंद थे और उसको मिलाकर बस उसकी जैसे 3 ही डेथ पेंटिंग्स हैं। अगला सीन होता है इसका, ये कह रहा होता है कि वो कर्स स्पिरिट के साथ मिल जाएंगे। ये इन दोनों का सबसे बड़ा भाई है। तो बडीज, ये लोग कर्स स्पिरिट नहीं है, ये लोग है डेथ पेंटिंग्स। ये वाला डेथ पेंटिंग कहता है कि उसको उन कर्स स्पिरिट के ऊपर भरोसा नहीं है, बट ये इन दोनों को समझाता है कि जो उन कर्स स्पिरिट ने इनके लिए फ्यूचर देखा है वो ज्यादा अच्छा है। इस वाले डेथ पेंटिंग का नाम होता है एसो और इसका नाम होता है केचिजू। इनका बड़ा भाई इन दोनों को समझाता है कि इन तीनों को एक दूसरे के लिए ही जीना है। बस रिजल्ट में एसो कहता है कि वो अपनी भाई की इच्छा पूरी करेगा क्योंकि वो बस अपने भाई के लिए ही जीता है। एसो इनसे कहता है कि अगर इनको ज्यादा दर्द हो रहा है तो एसो इनको अभी ही मार सकता है। नोबारा हंसते हुए यहाँ पर कहती है, तुम दोनों की कर्स टेक्निक मेरे अगेंस्ट बहुत ज्यादा बेकार है। नोबारा यहाँ पर अब एक कील निकालती है और अपनी टेक्निक स्ट्रोडॉल टेक्निक रेजोनेंस का यूज करती है और वो उस कील को अपने हाथ में ही घुसा लेती है और इस चीज से इन दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा दर्द होता है। नोबारा इनको धमकी देते हुए कहती है कि वो दोनों अपनी टेक्निक को रिलीज कर दें। यहाँ पे इन दोनों को भी बहुत दर्द हो रहा होता है क्योंकि नोबारा की जो टेक्निक है वो बहुत खतरनाक है। ऐसा को यहाँ पे लग रहा होता है कि जब तक वो अपनी टेक्निक को रिलीज नहीं कर देता तब तक उसके साथ ऐसा ही होता रहेगा। यहाँ पे स्ट्रोडॉल टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। नोबारा की टेक्निक टारगेट के मेन बॉडी के ऊपर ही काम करती है, लेकिन इस चीज का यूज करने के लिए उसे टारगेट का कोई ना कोई पार्ट चाहिए होता है और इसको यूज करने के लिए उसे अपनी डॉल की जरूरत भी होती है। सबसे कमाल की बात यह है कि जो उसकी टेक्निक है उसकी रेंज बहुत ज्यादा फैली हुई होती है। फिलहाल नोबारा इन दोनों की हालत इसलिए खराब कर पा रही है क्योंकि उसके अंदर इन दोनों का ब्लड है। ऐसा कहता है कि वो इस चीज को सह लेगा जब तक वो दोनों मर नहीं जाते तब तक। वो यहाँ पे यूजी और नोबारा की मरने की बात कर रहा है। इसको ये भी लग रहा होता है कि उसकी टेक्निक डीके का यूज करने के बाद ये दोनों हिल भी नहीं सकते, लेकिन यूजी यहाँ पे हिलता भी है और वो अपने डाइवर्जेंट फिस्ट का यूज करना शुरू भी कर देता है। दूसरी तरफ नोबारा यहाँ पे एक और कील घुसा लेती
जाती है अपने हाथ पे और दूसरी तरफ यूजी केचिजू को घूसा मारता है। यहाँ पर ये पता चलता है कि यूजी जो है वो सुकुना का वेसल है, इसीलिए उसे किसी भी टाइप के पॉइजन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यूजी को यहाँ पे भले ही पेन हो रहा होगा लेकिन वो रुकने नहीं वाला। यूजी केचिजू को घूसे ही घूसे मारने लगता है एक के बाद एक और नोबारा अपने हाथ में तीसरी कील घुसा लेती है। मतलब ये दोनों अपनी अपनी पोजीशंस चेंज कर लेते हैं। यूजी जाता है एसो की तरफ और नोबारा जाती है केचिजू की तरफ। ऐसा सोचता है कि अब उसको अपनी टेक्निक रिलीज कर लेनी चाहिए क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो उसका भाई केचिजू मर जाएगा। काफी ज्यादा सोचने के बाद एसो यहाँ पे अपनी टेक्निक रिलीज कर लेता है और यूजी अपनी फिजिकल पावर का यूज करते हुए एसो के ऊपर हमला करना चालू कर देता है। एसो अब यहाँ पर यूजी से बच के भागता है और उसके ऊपर अपनी टेक्निक विंग किंग से हमला कर देता है, लेकिन यूजी उसके इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। मतलब यहाँ पे यूजी और नोबारा ये दोनों ही तैयार होते हैं इन दोनों भाइयों को एक्सरसाइज करने के लिए एंड एक टाइम पे ये दोनों एक साथ ब्लैक फ्लैश का यूज करते हैं। इस अटैक से इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। ऐसा बताता है कि उसने अपने हाथ को कर्स एनर्जी से पहले ही कवर कर लिया था, लेकिन तब भी उसका एक हाथ और कंधा टूट चुका है और अगर बात रही कैचिजू की तो वो मर चुका है, ऐसा एसो को लगता है। लेकिन तभी अचानक से कैचिजू नोबारा के पीछे आ जाता है। नोबारा अब यहाँ पर एक चुटकी हो जाती है। इस चीज से उसकी कर्स टेक्निक जिसका नाम हेयरपिन है वो एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ पर फाइनली कैचिजू मर जाता है। एसो यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है उसके छोटे भाई को मरता हुआ देखकर और वो रोने भी लगता है। नोबारा यहाँ पर ये चीज देखकर बहुत चौंक जाती है कि जो ये कर्स स्प्लिट है यानी ये डेथ पेंटिंग है ये एक्सरसाइज होने के बाद भी गायब नहीं हो रही और इस चीज के बाद नोबारा समझ जाती है कि ये चीज कोई कर्स स्पिरिट नहीं है। बट तभी यहाँ पे अचानक से एक पिकअप ट्रक गुजरता है। एसो उस गाड़ी पर चढ़ जाता है और उसमें से एक आदमी को बाहर निकाल देता है और वो ड्राइवर से कहता है कि वो अपनी स्पीड बढ़ाए, लेकिन यूजी उस गाड़ी का पीछा करने लगता है और वो अचानक से बहुत स्पीड में एसो के पीछे पहुंच जाता है। यूजी को अपने पास आता हुआ देखकर एसो इस आदमी को चोट पहुंचाना शुरू कर देता है और वो यूजी को पीछा करने से मना कर देता है, लेकिन वो देखता है कि नोबारा वहीं पे खड़ी है। यहाँ पे नोबारा के पास एसो का हाथ होता है और वो उसके ऊपर अपनी टेक्निक स्ट्रोडॉल का यूज करती है और अब यहाँ पर एसो भी फाइनली मर जाता है जब उसे फाइनली यूजी का डाइवर्जेंट फिस्ट लगता है। तब अगला सीन होता है इन तीनों का। यहाँ पर पता चलता है कि इस डेथ पेंटिंग का नाम है चोसो। चोसो इन दोनों को बताता है कि उसके छोटे भाई मारे जा चुके हैं। तभी अचानक से गेटो का फोन बजता है और उसको एक रिपोर्ट मिलती है। वो चोसो को बताता है कि एसो और केचिजू फाइनली मारे जा चुके हैं जुजुत्सु हाई के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के द्वारा। अगला सीन होता है नीटा का जो कि किसी को कॉल लगा रही होती है और उसको कॉल लग नहीं रहा होता। नोबारा और यूजी भी अब यहाँ से वापस जा रहे होते हैं। नोबारा कहती है यहाँ पर कि उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता जिसको उसने अभी भी मारा है उससे, क्योंकि ऐसा करने से उसने बहुत से लोगों को बचा लिया है। वो यूजी को भी यही समझाती है कि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कर्स यूजर थे या कर्स स्पिरिट। यूजी कहता है कि वो फिलहाल काफी खुश है कि नोबारा बिल्कुल ठीक है। अगले सीन में ये दोनों मैगुमी के पास आ जाते हैं और मैगुमी जाग जाता है। मैगुमी इनसे कहता है कि उनको अभी नीटा को कॉल करना चाहिए और सारी की सारी सिचुएशन बता देनी चाहिए ताकि वो लोग इस फिंगर को सील कर सके, क्योंकि अभी ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि यूजी कितनी सारी फिंगर्स को हैंडल कर सकता है। अब ये फिंगर मैगुमी यूजी को पकड़ाता है, लेकिन यहाँ पे यूजी के हाथ से सुकुना का मुंह बाहर आता है और सुकुना इस फिंगर को खा जाता है। बल यहाँ पे सब कुछ सही रहता है और ये तीनों घर जाने लगते हैं। अगला सीन होता है गोजो का और वो यहाँ पे कॉल पर उताहिमे को सब कुछ बता रहा होता है कि कैसे उसके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने उन स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स को मार दिया और एज इंस्ट्रक्टर गोजो काफी अच्छा आदमी है। बट एक्चुअल में यहाँ पे गोजो ने उताहिमे को कॉल लगाया होता है एक पार्टी के लिए। मतलब यहाँ पे गोजो फोन रख देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे गोजो मेमे को बहुत सारे पैसे भेजता है। दूसरी तरफ मेमे को भी पता चल जाता है कि गोजो ने उसको पैसे भेजे हैं। अगले सीन में सुकुना यूजी की बेइज्जती कर रहा होता है कि कैसे यूजी ने फिर से गलती करी और यहाँ पे सुकुना ने एक और फिंगर खा ली और ये भी हो सकता है कि आगे यूजी की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाए। यूजी सुकुना से कहता है कि जो बात तुमने मुझसे कही है वो बात तुम मैगुमी को मत कहना। अगले सीन में सेकंड ईयर के स्टूडेंट ये बात कर रहे होते हैं कि कैसे फर्स्ट ईयर वालों ने स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स को मारा है। अगला सीन होता है प्रिंसिपल गाओ गांजी, टोडो और मेमे का। ये दोनों यहाँ पर आए होते हैं रिकमेंडेशन देने के लिए ताकि वो कुछ स्टूडेंट्स को फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बना सके। मेमे कहती है कि मागी, जेनिन और पांडा इनको फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बना देना चाहिए। टोडो कहता है कि मेगुमी, नोबारा और यूजी को फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बनाना चाहिए। अगला सीन होता है इन तीनों का जो कि शॉपिंग करके कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ पर यूजी के हाथ से एक शॉपिंग बैग गिर जाता है और नोबारा इसके लिए उसको कूट देती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे मेगुमी को गोजो का कॉल आता है। मेगुमी इन दोनों को बताता है कि उन्हें गोजो ने बुलाया है एक नया मिशन देने के लिए। अब ये तीनों जाने लगते हैं गोजो से मिलने के लिए और इसी के साथ बडीज यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। वेल बडीज, अगर तुम्हें इसका अगला सीजन देखना है मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो एंड सीजन 2 फिर जल्दी ही आ जाएगा।